जय हिंद। तो इससे पहले हमने पिछले क्लास में देख लिया था कि जंतुओं में परिवहन पादपों में परिवहन देख लिया था हमने। अब इस क्लास में देखेंगे जंतुओं में परिवहन। इस क्लास में हमारा जंतुओं में परिवहन टॉपिक रहेगा। हम चैप्टर 3 परिवहन चालू कर रहे हैं, बायोलॉजी का, मतलब ये दूसरा हमारा क्लास है। देखो, रक्त क्या होता है, हम जंतुओं में परिवहन परिवहन का मतलब हम तुमको बता दिए थे पिछले क्लास में कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ले जाना परिवहन कहलाता है। वही हमारा शरीर में वही काम होता है, ब्लड या कोई भी चीज जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को पहुंचाता है शरीर में, वही है परिवहन। देखो, तो जंतुओं में परिवहन पढ़ेंगे तो मेन हमारे शरीर में ब्लड जो होता है यह ज्यादातर परिवहन का काम करता है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाना हो या कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर फेंकना हो, या जो हम खाना खाते हैं और खाना हमारा पेट में जाता है, उस पेट से पोषक तत्वों को निकाल को ब्लड में मिला देता है, तो उसका भी परिवहन कौन करता है? ब्लड ही। तो ब्लड सबसे बड़ा काम करता है परिवहन का। तो पहले देखेंगे रक्त। रक्त क्या है समझो। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक तुमको इसका पीडीएफ प्रॉपर दे देंगे हम, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और वहां से आप जाके पीडीएफ ले लीजिएगा। प्रॉपर ये लिखा हुआ पीडीएफ है और वहां पे फोटो लगा लगा के हम पीडीएफ में बनाए हैं। मतलब नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ पीडीएफ नहीं है, उसको बढ़िया से बनाया गया है। टीम बड़ी मेहनत करके उसको बनाई है। आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे समझने पे फोकस कीजिए, ठीक है। देखो, रक्त क्या है सॉरी रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब ये होता है कि जो पूरे चीज को जोड़ के रखे, मतलब हमारे शरीर में रक्त पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। मतलब हमारे सर से लेके उंगली तक पूरा खून दौड़ रहा है, मतलब यह पूरा शरीर को जोड़ के रखा है। संयोजी मतलब संयोग करके एक साथ जोड़ के रखे। तो रक्त एक प्रकार के तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 मतलब हल्का क्षारीय होता है। क्षारीय जैसे तुमको जब हम पढ़ाएंगे तो जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वो होता है अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा वो होता है क्षारीय। तो हमारा जो ब्लड है यह क्षारीय है। 7.4 मतलब 7 से ज्यादा है तो यह क्षारीय है, ध्यान रखना। उसके बाद ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रक्त को लाल बनाता है। हमारे जो खून होता है, खून के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन रक्त को लाल करता है और इसी हीमोग्लोबिन का काम है, हम जब तुमको पढ़ाए थे पाचन तंत्र, तो अब हम तुमको बताए थे कि यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है और लेके आता है। अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम होता है तो उस व्यक्ति देखना इसे मरियल की तरह रहेगा और सोएगा तो 4 बार तकिया मोड़ के ऊंच करके सोएगा। कैसे? जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हुआ उसका एनर्जी कम हो जाता है, काम करने में मन नहीं लगेगा। अगर उसको तुम आधा घंटा कुर्सी पे बैठा दोगे तो 3 बार ऐसे ऐसे देह मोड़ के बैठेगा, कैसे कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन पुरुषों में होता है 14 और महिलाओं में होता है 13। अगर 14 से किसी का कम है हीमोग्लोबिन तो बाबू तुम चेक करवा लेना, नहीं तो तुम जब पढ़ने बैठता होगा तो पढ़ने तो बैठ जाता होगा, पहले तो मन, जिसका हीमोग्लोबिन कम रहेगा उसको पढ़ने बैठने का मन ही नहीं करेगा। अब वो बैठी हो जाएगा तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, आधा 1 घंटा में देह दर्द करने लगेगा, ऐसे निहुर जाएगा एकदम। उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन कम होता है। तो चेक करवा लेना, हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी होता है। पुरुषों में 14 और महिलाओं में 13 होना चाहिए। यह हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। तो तुम ध्यान रखना कि अब तुम्हारे अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। स्टूडेंट लाइफ में हीमोग्लोबिन एकदम ध्यान रख के चलना, अगर नहीं है तो तुमको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। तो एक बार चेक करवा लेना अपना हीमोग्लोबिन। और हाँ, अपने से कोई टोटरम मत करना हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, डॉक्टर के सलाह लेके ही करना, अपना से नहीं करना है। उसके बाद देखो, मनुष्य में जो रक्त होता है यह 5 से 6 लीटर होता है। किसी भी मनुष्य में 5 से 6 लीटर, किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर इसे देखा जाए तो जो पुरुष होता है, पुरुष के अंदर 5.5 लीटर ब्लड होता है और महिला के अंदर 5 लीटर होता है, मतलब आधा लीटर कम होता है पुरुषों के मामला में। हमारे एक भैया हैं, उनसे हम पूछे कि महिलाओं में, वो डॉक्टर हैं, तो उनसे पूछे कि महिलाओं में रक्त का कमी क्यों होता है, मतलब जो खून होता है वो कम क्यों होता है, ब्लड कम क्यों होता है। तो वो बोले कि वो दूसरे का खून चूस सके इसलिए उनमें ब्लड का कमी होता है।
है और पुरुषों का खून चूस सके। तो वो एक शादीशुदा थे, फिर बाद में बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो यही बोले थे कि होता ये है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो महिलाओं में कम होता है। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण उनमें रक्त भी कम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मनुष्य में रक्त 5.5 लीटर होता है और पुरुषों में 5.5 लीटर। मतलब एक मनुष्य में पूछे तो मान लेना ऐसे कि 5 से 6 लीटर होता है, ऑप्शन में मार देना। लेकिन अगर पुरुषों में पूछे तो 5.5 लीटर और महिलाओं में पूछे तो 5 लीटर। और ये भी जान गया कि क्यों कम होता है, ताकि वो दूसरे का चूस सके। देखो ध्यान से, अब देखो जो रक्त होता है, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। जो लोग रक्त का डॉक्टर होते हैं, रक्त का खोज करते हैं, उसका अध्ययन मतलब खोज करना, उनको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। मतलब रक्त का जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उनको हेमेटोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना। तो तुम रक्त देख लिया, अब रक्त का हम कार्य देख लेते हैं, रक्त का कार्य क्या होता है, उसके बाद हम रक्त कितने प्रकार का होता है ये देख लेंगे। देखो रक्त का पहला कार्य जो होता है, वो रक्त का पहला कार्य देखते हैं, यह पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ए बाबू, जब तुमको हम जौ प्रकरण पहले चैप्टर पढ़ाए थे तो बताए थे कि हम भोजन खा लिए कैसे कैसे हमारे पेट में गया, हम तुमको बता चुके हैं। वहां पेट में गया, अब पेट में भोजन पचता है और पेट वहां से सब विटामिन प्रोटीन को चूस के किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है। और ब्लड उसका क्या करता है, परिवहन करता है। तो जो हम खाए तो पोषक तत्व न था और उसको चूस के किसको दे दिया, ब्लड को। अभी ब्लड पूरा शरीर में क्या करेगा, उसको पहुंचाएगा, जहां जरूरत होगा वहां देगा, यह पहुंचाता है। तो पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ठीक है। और दूसरा चीज, यह गैस का भी परिवहन करता है। ये भाई गैस मतलब जो हम सांस लेते हैं, जैसे हम सांस ले लिए, सांस फेफड़ा के अंदर गया, फेफड़ा का अंतिम छोर होता है वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक में गया, वहां से वायु कोष्ठक से ब्लड ले लेता है इस सांस को, और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, मतलब मेनली समझो ब्लड ले लेता है और ब्लड लेके जाता है कोशिका के पास, कोशिका को दे देगा, कोशिका के अंदर ऊर्जा बनेगा और ऊर्जा बन गया। अब देखो ऊर्जा बन गया तो ऑक्सीजन, O2 का परिवहन कौन किया, खून, ऊर्जा बन गया। अब ऊर्जा बनेगा तो CO2 का निर्माण होगा वहीं, अब वहीं से खून फेन CO2 लेगा और फिर उसी रास्ते आएगा, फेफड़ा को देगा और फेफड़ा बाहर फेंक देता है। मतलब O2 ऑक्सीजन का भी परिवहन किया ब्लड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन किया कौन, ब्लड। तो गैसों का भी परिवहन करता है, ठीक है। यह शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। ये बाबू, जो खून होता है यह शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। इसको समझने के लिए अगर तुम अपना हाथ रगड़ेगा तो हाथ में गर्म होगा, हाथ गर्म हो जाएगा। अब सोचो हमारे शरीर में जो नस होता है, शरीर के नस, उसमें ब्लड एकदम रफ्तार से दौड़ रहा है 120/80। जब तुमको हम दाब बताएंगे उसमें बताएंगे, ब्लड प्रेशर बताएंगे उसमें बताएंगे। अब उसमें घर्षण पैदा होगा, घर्षण से ऊष्मा निकलेगा। वैसा ही ठीक जैसे हाथ रख देगा तो घर्षण पैदा होगा, इस घर्षण से ऊर्जा घर्षण से क्या, हीट निकलता है। तो ब्लड जो होता है इसके जो नस में हमारे बहता है, उसके वजह से शरीर का तापमान 37, तुमको बताया गया है कि शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। वो 37 डिग्री यह क्या करता है, अपने आप को शरीर में बना के रखता है, कौन, यह तापमान। देखना जब क्या होता है कि कोई आदमी मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो ठंडा पड़ने का कारण ये होता है कि जो एक तो क्या होगा कि जैसे वो व्यक्ति मरेगा उसका जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो काम करना बंद कर दिया। और इस दिल का काम होता है कि इस नसों में जो रक्त को क्या पंप करना। जैसे हम गांव में मोटर पंप देखा है, उस मोटर पंप का क्या काम है, पानी को पंप करना। वैसे ही हमारा हार्ट खून को पंप करता है। अब कोई व्यक्ति मर जाएगा तो ब्लड पंप नहीं करेगा, अगर ब्लड को पंप नहीं करेगा जिस कारण रक्त का बहाव नहीं होगा, और रक्त का बहाव नहीं होगा तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा। इसी कारण जब आदमी मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। काहे से कि रक्त का बहाव नहीं होगा, यह तापमान को शरीर में नियंत्रित करता है, और रक्त का बहाव नहीं होगा तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना। ए बाबू, उत्सर्जित पदार्थ जो हमारे शरीर में जो हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलने के लिए यूज होता है, निकलता है, उसका परिवहन करता है। कैसे, जो तुम्हारा टॉयलेट होता है, पेशाब, यह रक्त से ले लेता है और खून में ही होता है वो, वहां से खून से वह निकाल लेता है और निकाल को दे देता है किडनी को, किडनी उसको छान पीन के और फिर पेशाब के रास्ते निकाल देता है। तो क्या, उत्सर्जित पदार्थों का क्या करता है, परिवहन। जो हमारे शरीर में उसका काम नहीं है, अब उसको क्या कर देगा, यह परिवहन कर देता है। तो तुम रक्त का कार्य देख लिया, रक्त का 4 गो कार्य मेनली ध्यान रखना। पोषक तत्वों का परिवहन करना, ऑक्सीजन गैसों का परिवहन करना, चाहे सीधा बोल देना गैसों का परिवहन करना, ठीक है। उसके बाद शरीर में तापमान को नियंत्रित करना, उत्सर्जित पदार्थों को
उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना। अब हम रक्त देखते हैं। रक्त के दो प्रकार होता है, रक्त दो प्रकार के होता है, ध्यान रखना। पहिलका इसका रक्त में देख लेते हैं, दो प्रकार के रक्त जो होता है, दो प्रकार के, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु, ठीक है, समझो। यह जो प्लाज्मा होता है एक तरल पदार्थ, जैसे पानी होता है वैसे ही यह प्लाज्मा होता है, यह पानी लिक्विड होता है, प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, ठीक है, याद रखना। तो रक्त कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक हो जाएगा प्लाज्मा, एक हो जाएगा रुधिराणु। तो जो प्लाज्मा होता है यह होता है पानी लिक्विड, यह पूरे खून का 60% अकेला होता है, यह प्लाज्मा पूरे खून का 60% होता है, और जो रुधिराणु होता है यह 40% होता है। तो प्लाज्मा पानी की तरह होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन रुधिराणु छोटे छोटे कण की तरह होते हैं, छोटे छोटे यह कण की तरह होते हैं। तो प्लाज्मा एक प्रकार के जल की तरह लिक्विड फॉर्म में होता है, और रुधिराणु क्या होता है? छोटे छोटे कण की तरह होते हैं। अब इस प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन पाया जाता है, एक होता है फाइब्रियोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रियोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का काम होता है कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तुम्हारे एग्जाम में अतने जरूरी है, तो इसमें अतने जरूरी है, तो हम ज्यादा काहे पढ़ेंगे, अतने काहे नहीं पढ़ेंगे। तो तुम ये याद रखना कि जो प्लाज्मा होता है यह एक जल के समान होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, यह पूरे खून का 60% अकेला होता है। इसमें दो प्रोटीन पाया जाता है, एक होता है फाइब्रियोजेन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। यह सब लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स में प्रॉपर, ठीक से वहां से देख लेना। प्रोथ्रोम्बिन होता है और यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अब देखो, अब रुधिराणु जो होता है यह 40% होता है। देखो खून वैसा ही है, जैसे तुम शरबत पानी देखा है, शरबत चीनी पानी, तो चीनी पानी में चीनी भी होता है, पानी भी होता है। तो जो पानी का काम करता है उसमें, उस शरबत में पानी का काम किया यह प्लाज्मा, और जो चीनी का काम करता है वो है रुधिराणु। तो ऐसा ही शरीर मिलके हमारा बना हुआ है। अब चाय को ले लो ना, चाय केवल चाय पत्ती से बन गया है चाय, उसमें पानी भी है, दूध भी है, चीनी भी है, चाय पत्ती भी है। वैसा ही खून रहता है, बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है। तो मेनली तुम ब्लड में दो चीज देखना, एगो प्लाज्मा, एगो रुधिराणु। प्लाज्मा समझा दिए, यह 60% होता है, यह लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन रुधिराणु छोटे छोटे कण के फॉर्म में होते हैं, और यह 40% होते हैं, ठीक है। अब यह जो होता है यह तीन प्रकार के होता है, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। अब यह एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो फिर से देख लो, रक्त जो होता है दो प्रकार के, एगो प्लाज्मा, एगो रुधिराणु। अब प्लाज्मा को साइड कर दो, प्लाज्मा को तुम्हारे में उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन रुधिराणु जो है ये रुधिराणु को पढ़ना है। रुधिराणु के अंदर आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब एक एक करके इन तीनों को देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। हम आपको बता दिए कि रुधिराणु जो रक्त होता है दो प्रकार के, प्लाज्मा और रुधिराणु, और रुधिराणु तीन प्रकार का होता है, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो पहले हम देखते हैं कि आरबीसी क्या होता है। इसे रेड ब्लड सेल कहते हैं। आरबीसी जो होता है हमारे शरीर में, इसे रेड ब्लड सेल इंग्लिश में कहते हैं लाल रक्त कणिका, हिंदी में इसको लाल रक्त कणिका कहते हैं। आपके पीडीएफ में प्रॉपर लिखा हुआ है बाबू, ठीक है। इसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एरिथ्रोसाइट इसका बायोलॉजिकल नाम है। आम भाषा में हम इसे आरबीसी कहते हैं, लेकिन कोई बायोलॉजी का स्पेशलिस्ट होगा वो एरिथ्रोसाइट, वैज्ञानिक इसे क्या कहता है? एरिथ्रोसाइट कहता है। एरिथ्रोसाइट, इसका याद रखना, ये नाम पूछता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा कि आरबीसी को क्या कहते हैं, तो एरिथ्रोसाइट याद रखना, इसका बायोलॉजिकल नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा उससे कहते हैं जो हमारा हड्डी होता है, हड्डी के बीच में, हड्डी के यह बीच में होता है अस्थि मज्जा। तो आपसे नॉर्मली भी पूछा जाए कि जो ब्लड होता है हमारे शरीर में वो कहां बनता है। मान लो कि कोई रक्तदान कर दिया तो उसके शरीर में रक्त तो कम हो गया, लेकिन उसका शरीर उस रक्त को निर्माण कर लेता है। वो रक्त का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अच्छा, रक्तदान करना भी चाहिए, इससे अच्छा होता है। क्यों रक्तदान करना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है इसका 120 दिन बाद मर जाता है। तुम किसी को दो या मत दो, 120 दिन बाद मर जाएगा और फिर नया बनेगा। ए भाई, जब हमारे शरीर में खून मर ही जाएगा तो हम काहे ना किसी को दान करते, किसी का जान बच जाए, और इससे हमारा शरीर जवान रहता है। जो लोग रक्तदान करते हैं उनका शरीर जवान रखता है, तो रक्तदान करना जरूरी होता है। आप भी रक्तदान किया कीजिएगा, कभी भी मौका मिले तो ऐसा मौका मत छोड़िएगा, रक्तदान किया कीजिएगा।
तो जो आरबीसी होता है इसका बायोलॉजिकल नाम एरिथ्रोसाइट कहते हैं इसे। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा हड्डी के बीच में, याद रखना अस्थि मज्जा उसे कहते हैं, हड्डियों के बीच में होता है अस्थि मज्जा, यहीं पे किसका आरबीसी का निर्माण होता है। इसका मृत्यु पलिया में होता है, पलिया या तिल्ली कहते हैं, हमारे पेट के निचले साइड में होता है जहां रक्त जमा भी होता है, वहीं पे रक्त हमारे हार्ट में जमा नहीं होता है। कई लोग को हम सुनते हैं कि रक्त कहाँ जमा होता है तो बोल देता है कि हार्ट में जमा होता है, हार्ट जिसे दिल कहते हैं। ए भाई हार्ट में कैसे जमा होगा, वो तो एक पंप का काम करता है, उसका खाली काम है खून को धक्का दे देना, बस वो खून को रखता नहीं है, धक्का दे देता है। जैसे तुम गांव में पंप देखा है, जो मोटर होता है जो पानी फेंकता है, पंप जिसे मशीन भी कहा जाता है खेत उत पटाने में, वैसा ही वो पंप होता है, वो खाली धर के खून को पंप कर देता है, फेंकवा देता है। तो इसका जो मृत्यु होता है वो पलिहा या तिल्ली में होता है। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु होगा तो इसे आरबीसी का हम क्या कहते हैं, आरबीसी, आरसीबी नहीं, आरसीबी आईपीएल में मत चल जाना, आरबीसी, आरबीसी इसे क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान पलिहा या तिल्ली को कहते हैं। इसी को तुम पलिहा कह दो चाहे तिल्ली कह दो, तो तुम समझ गया कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ है, पलिहा या तिल्ली को कहते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन के बाद ऑटोमेटिक मर जाता है। कहाँ पे आके मर जाएगा, पलिहा में यह मर जाएगा और उस दिन फिर नया खून बनेगा अस्थि मज्जा में और वह हो जाता है। तो इसका मृत्यु का, इसका जीवन काल कितना, 120 दिन होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है बबुआ। फिर एक बार बात समझो, हमारे शरीर में कोशिका होता है, जिसे ही मान लो कोशिका, और कोशिका के अंदरक होता है केंद्रक। कौन, केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए होता है और उसके अंदर जीन पाया जाता है। लेकिन इस कोशिका के अंदर ही क्या होता है, डीएनए होता है, और इसी से डीएनए पता चलता है कि तुम्हारा डीएनए क्या है। इसी कोशिका केंद्रक के अंदर जो होता है उसी से डीएनए का पता चलता है। लेकिन आरबीसी में डीएनए होता, केंद्रक होता ही नहीं है बबुआ। अगर आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा तो उसके अंदर डीएनए भी नहीं होगा। अगर डीएनए नहीं होगा तो डीएनए टेस्ट कहां से होगा। जैसे मान लो तुम कहीं मर्डर कर दिया, हालांकि करना मत, मान लो कि कोई फिल्म में देखता है, उसका फोरेंसिक रिपोर्ट आता है, डीएनए से पता चल जाता है, बाल नाखून गिरा होता है, वहां से पता चल जाएगा कि कौन मर्डर किया है। लेकिन अगर कोई मर्डर कर दिया और वो अपना डीएनए वहां पे खून निकाला, खून से आरबीसी निकाल दिया, आरबीसी निकाल के छोड़ दिया, तो पता नहीं चलेगा कौन किया था, नहीं पता चलेगा। कैसे उसका डीएनए रिपोर्ट अइबे नहीं करेगा, कैसे कि उसमें केंद्रक नहीं होता है, और केंद्रक नहीं होगा तो डीएनए टेस्ट कहां से होगा, और डीएनए टेस्ट नहीं होगा तो पता भी नहीं चलेगा। हमारा बाल हो गया, नाखून हो गया, इससे डीएनए निकल जाता है, कैसे कि इसमें केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर ही डीएनए और आरएनए होता है, तो उससे पता चल जाता है, डीएनए टेस्ट निकल जाएगा। लेकिन आरबीसी के अंदर डीएनए नहीं, ये क्या बोलते हैं, केंद्रक नहीं होता है, जिस कारण डीएनए का पता नहीं लगाया जा सकता है। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन रक्त को लाल बनाता है। क्या करता है, रक्त को लाल बनाता है। तो अगर पूछे कि हीमोग्लोबिन के अंदर केंद्रक पाया जाता है तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर कहे कि डब्ल्यूबीसी में रक्त को लाल कौन बनाता है तो क्या जवाब रहेगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल, रक्त जो होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन ध्यान रखना, रक्त को लाल बनाता है। अच्छा, इस हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में एनर्जी का भी काम करता है। जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है उसका शरीर टूटल एकदम मरुआइल रहेगा, जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। अब देखो, अब आता है डब्ल्यूबीसी। इसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं या श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। हिंदी में श्वेत रक्त कणिका या इसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। देखो, डब्ल्यूबीसी में इसका बायोलॉजिकल नाम लिम्फोसाइट होता है। इसका बायोलॉजिकल नाम लिम्फोसाइट होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में। ए बाबू, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में। देखो तो इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा था, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में, इसका भी मृत्यु पलिया में और इसका भी मृत्यु पलिहा में, पलिहा या तिल्ली में। इसी को भी पलिहा या तिल्ली बोल दो, तिल्ली बोल दो, ठीक है, याद रखना। तो मृत्यु इसका तिल्ली में होता है। इसका जीवन काल 20 दिन होता है। 20 दिन बाद मर जाता है, 20 दिन बाद मर जाएगा, फिर नया खून बनेगा।
फिर 20 दिन बाद मरेगा, फिर नया खून बनेगा। इसका काम क्या होता है? रोगों से लड़ने में रक्षा करता है। हमारे शरीर में जितना रोग होता है, जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, इससे कौन लड़ता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। अगर डब्ल्यूबीसी नहीं रहेगा, कौन रोग आएगा तो के मार के चल जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी रोग से लड़ने में मदद करता है। यह याद रखना कि डब्ल्यूबीसी का काम है रोगों से लड़ने में मदद करना, रोग बीमारियों से लड़ता है यह, ठीक है। इसके अंदर, इस डब्ल्यूबीसी के अंदर पाया जाता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट पाया जाता है डब्ल्यूबीसी के अंदर। ठीक से समझो बबुआ, ये बी लिम्फोसाइट क्या करता है कि एक तो एंटीबॉडी बना देता है। इस एंटीबॉडी का काम होता है कि कोई भी शरीर में बीमारी ढूका तो ये एंटीबॉडी उस बीमारी को पहचान करके और टी लिम्फोसाइट के पास, टी लिम्फोसाइट को बोल देगा, यह टी लिम्फोसाइट उस बीमारी को मार देगा, और मारने के बाद जो उसका बॉडी बचेगा उसे मोनोसाइट जाके खा जाता है। ठीक से समझो। अब जैसे हमारे शरीर में वायरस घुसेगा, ये क्या करता है? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाकर छोड़ दिया, मतलब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन गया है और यह बनाकर छोड़ देगा, ये सूत जाएगा, एंटीबॉडी बनाकर सूत जाएगा। अब हमारे शरीर में वायरस ढुकेगा, ये एंटीबॉडी जाएगा, तुरंत पूछेगा कौन है, तू बोलेगा हम वायरस। कहेगा वायरस तुम कैसे इधर डूब गया, तुम शरीर में कैसे डूब गया? ये एंटीबॉडी तुरंत संदेश देगा टी लिम्फोसाइट के। टी लिम्फोसाइट के बोलेगा ए चचा, चचा हो उठो। टी लिम्फोसाइट के कौन बोलेगा? एंटीबॉडी। ए चचा उठो, वायरस ढुक गया शरीर में। अब ये टी लिम्फोसाइट तुरंत जाएगा, कहेगा कि हट तो हट तो, अब उस वायरस को मार काट देगा, मार काट के खत्म कर देगा। कौन? टी लिम्फोसाइट उस वायरस को मार के खत्म कर देगा। अब खत्म कर दिया, अब उसका डेड बॉडी शरीर में पड़ा रहेगा, उस डेड बॉडी को, और फिर ये एंटीबॉडी आएगा। ये एंटीबॉडी आएगा किसके पास? मोनोसाइट के पास। इस मोनोसाइट के पास एंटीबॉडी आएगा और मोनोसाइट के बोलेगा ओ चचा, चचा टी लिम्फोसाइट एक जना के निपटा दे लो, एक जना डूब गया था इधर रॉन्ग साइड में, निपटा दे लो। कौन? टी लिम्फोसाइट। किसको निपटा दिया? उस वायरस को निपटा दिया। अभी ही मोनोसाइट जाएगा, उठेगा, बोलेगा भूख लागल है बड़ी, आ जाकर उस वायरस को खा जाएगा। अगर नहीं खाएगा बाबू तो हमारे शरीर में उसका बॉडी रहेगा, वो हमारे शरीर को नुकसान देगा, इसलिए ये मोनोसाइट जाकर उसको खा जाता है। कौन? किसको? वो जो वायरस होता है। ऐसा ही हमारे शरीर में कोरोना था, जब कोरोना आया था आज से 4-5 साल पहले, तो कोरोना क्या करता था? हमारे शरीर में ढुक जाता था, और उस कोरोना को टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट क्या कर दिया है? एंटीबॉडी बनाकर छोड़ दिया है। अब वो एंटीबॉडी जाकर देखता था वही तू रहा, कोरोना घुस गई शरीर में, ई जाता था तुरंत और किसको जगाता था? टी लिम्फोसाइट के। भाई कोरोना आ गई, चल 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 चाचा कोरोना आ गई चल। अब ई जाके तुरंत टी लिम्फोसाइट कोरोना को मार देता था और मोनोसाइट जाके उसको खा जाता था। लेकिन जिसके अंदर कम एंटीबॉडी होता था उसको कोरोना निपटा देता था। एंटीबॉडी ये काम करता है। अब बाबू ये होता ये है कि HIV जो होता है हमारे शरीर में एड्स होता है, ये एड्स कैसे हो जाता है एक बार ये देखते हैं। इसका कारण ये होता है कि देखो, जब भी हमारे शरीर में HIV प्रवेश करेगा, जैसे हमारे शरीर में HIV आया, वो HIV आते और तुरंत आएगा और इस टी लिम्फोसाइट को खत्म कर देगा। जब ये टी लिम्फोसाइट को मार देगा, HIV हमारे शरीर में जैसे ढुकेगा, टी लिम्फोसाइट को मार दिया। अब बाबू वो टी लिम्फोसाइट के मार के टाइट शरीर करके घूमेगा। अब जैसे टी लिम्फोसाइट को मारेगा, एंटीबॉडी जाके देखेगा, एंटीबॉडी कहेगा तुम कौन रे? वो बोलेगा हम HIV। कहेगा रुक तोरा अभी बताते हैं, जा रहे हैं टी लिम्फोसाइट को जगाने। टी लिम्फोसाइट के पास एंटीबॉडी जाएगा, देखेगा कि टी लिम्फोसाइट तो मर गया है, इसको अगाड़ी निपटा दिया है HIV। अब ये एंटीबॉडी जाके जगाएगा, ओ टी लिम्फोसाइट चाचा उठो उठो, तो ये तो HIV मार दिया है उसको, अब उठा भी नहीं करेगा। ए बाबू अब हमारे शरीर में वायरस ढुकता था, उसको ये टी लिम्फोसाइट मारता था, अभी इसको खुद HIV मार दिया। अब क्या होगा? अब वही जाके आगे अब मोनोसाइट इंतजार करेगा कि मारेगा तो खाएंगे, लेकिन टी लिम्फोसाइट तो खुद ही निपट गया है। अभी हमारे शरीर में रोग को मरबे नहीं करेगा और रोग को नहीं मारेगा, यही बाद में जाके एड्स का रूप ले लेता है और यह कभी ठीक ना होने वाला बीमारी है। अभी तक इसका इलाज नहीं आया है। हाँ, लेकिन इसका अगर आप दवाई खा रहे हैं तो एक लंबे समय तक इसका दवाई खाइएगा और कुछ नहीं होगा, आप जीवित रहिएगा एक लंबे समय तक। ठीक है, तो ये होता है टी लिम्फोसाइट मर जाता है। अब बाबू बताओ, अगर टी लिम्फोसाइट मर गया तो अगर शरीर में कोई भी नया वायरस आया तो सीधे ढुकेगा, छाती फाड़ के सीधे ढुकेगा, कैसे कि उसको डरे नहीं रहेगा। टी लिम्फोसाइट हिले नहीं है, एंटीबॉडी खाली चिल्लाएगा कि तुम इधर कैसे आ गया, वो आ जाएगा। और टी लिम्फोसाइट तो है नहीं,
अब कोई भी बीमारी शरीर में होगा तो जल्दी उसमें पकड़ लेता है। इसीलिए थोड़ा जो HIV वाले या एड्स वाले लोग होते हैं उनको संभल के रहना चाहिए, क्योंकि उनमें रोगों से लड़ने की अब क्षमता नहीं होती है। टी लिम्फोसाइट को HIV निपटा चुका होता है, और ये दोनों खाली पेट ही खाली एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी खाली लेके घूमेगा, चिल्लाएगा, कुछ कर भी नहीं पाएगा। कैसे कि जो मारता है वायरस को टी लिम्फोसाइट, उसका तो काम खत्म है, तमाम है। अब देखते हैं प्लेटलेट्स। अब यह तो हम देख लिए, WBC आपको बता दिए, RBC बता दिए। अब देखते हैं प्लेटलेट। इस प्लेटलेट का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इसका बायोलॉजिकल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। इसमें तीनों चीज याद रखना। पहल का कि इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, दूसर का इसका जीवन काल 10 दिन होता है, और तीसर का रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कहीं भी हमारे शरीर में चोट लग जाता है, जैसे मार के तुम हाथ उठ फोड़ लिया, अच्छा लड़का को देखना, छोटा छोटा लड़का बड़ी खाचरा होता है, कहीं कहीं हाथ उठ मार के फोड़ लिया होता है, ये क्या करता है, ये लिम्फोसाइट जाके जो प्लेटलेट होता है वहां पे जाके थक्का बना देगा, रक्त को थक्का बना देता है, जिससे रक्त का बहाव नहीं होता है। पहले हम लोग छोटा थे तो जैसे हमारा उंगली मान लो कि जैसे आम जब फरता था तो आम का टिकोरा होता है, तो हम लोग टिकोरा छीलते थे, और टिकोरा छीलते छीलते उंगली में मार लिए ब्लेड, ब्लेड से टिकोरा छीलते थे, उंगली में ब्लेड मार लिए, और उस ससुरा खून फेंकता था, तो हम लोग बोलते थे रे रे चल चल चुंटा नोचे। बांस का जो पेड़ होता है उससे हम लोग चुंटा नोच के इस पे रखते थे कि खून ना फेंके। ए बाबू, वही खून ना फेंके, उसको ये प्लेटलेट आके वहां पे बैठ जाता है, और बैठ के उसको रोक देता है, और रोक देने से रक्त को थक्का बना देता है, और थक्का बना देने से यह रक्त बाहर नहीं आएगा, वह जम जाएगा, वो लिक्विड की तरह काम करता है, जम जाएगा, तो हमारे शरीर से खून बाहर नहीं आएगा। अब होता क्या है कभी कभी कि डेंगू हो जाता है। अगर अभी जैसे हम लोग पटना में है, पटना में ससुरा डेंगू बहुत परेशान करता है। अगर कोई लड़का पटना में पढ़ने आ रहा है, उसको जब पटना आ गया उसके 2-3 महीने बाद उसको फिक्स है डेंगू होगा, कॉन्फर्म है कि डेंगू होगा। ई डेंगू में क्या होता है कि ई डेंगू में जो प्लेटलेट होता है हमारे शरीर में, यह प्लेटलेट हमारे शरीर में अब 2 लाख से लेकर 4 लाख तक माना जाता है कि अगर 2 लाख से 4 लाख है तो काफी अच्छा है। अच्छा, जिसमें 4 लाख होगा ना, वो कोई भी काम करेगा ना तो 8-8, 9-9 घंटा तक बिना रुके कर सकता है, थकाने नहीं हो देगा। जिसके अंदर प्लेटलेट ज्यादा होता है उसको थकान नहीं होगा। यह 2 लाख से 4 लाख तक होता है, 2 लाख से कम नहीं आना चाहिए और 4 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों में दिक्कत है। अगर 4 लाख से ज्यादा हो गया तब वो दिक्कत है, या 4 लाख से कम हो गया तब वो दिक्कत है। यह प्लेटलेट क्या करता है डेंगू में, डेंगू में प्लेटलेट कम होने लगता है, गिरने लगता है। मच्छर काट लेगा, डेंगू होगा, तुमको बुखार आ जाएगा, उल्टी होगा, सर दर्द होगा, चलेगा तो चलने का मन नहीं करेगा। काहे मन नहीं करेगा? जैसे डेंगू होगा ये 2 लाख से कम गिरने लगता है प्लेटलेटवा। यह गिरते 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 50,000, 40,000, 30,000 पर आने लगता है। अगर जिसका प्लेटलेट 20,000 गिरते गिरते आ गया, अब 20,000 से कम हो गया, अब समझ जाओ कि बबुआ उसका जीवन का खतरा है, मर भी सकता है। 10,000 से नीचे आ गया तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डेंगू होगा तुरंत जाकर पहले प्लेटलेट चेक करवाइएगा, और प्लेटलेट का वो इलाज उसमें डॉक्टर लोग बता देते हैं। इसे बकरी का दूध पीने से, एलोवेरा खाने से प्लेटलेट ठीक हो जाता है। यह डेंगू 20,000 से कम कर देता है। जब हम पटना में आए थे, मेरा डेंगू हुआ था, इस ससुरा 21,000 को प्लेटलेट ला दिया था, साफ चलने नहीं जा रहा था, पूरा लग रहा था अब जमीन धके बैठ जाएंगे। फिर हम डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर सुई दवाई हमको 14-15 को सुई शायद दिए थे, तब जाके हम ठीक हुए थे। मतलब इसमें डेंगू में ये होता है कि तुम्हारा शरीर का रौनक छीन लेगा, और नारियल पानी वगैरह काफी इसमें पीना पड़ता है, डेंगू में ठीक हो जाता है ये। लेकिन ध्यान है 20,000 से नीचे नहीं आने देना है। देखो, अगर इस प्लेटलेट का काम क्या होता है कि रक्त को थक्का बनाता है। अगर यह प्लेटलेट 2 लाख से कम हुआ तो रक्त को थक्का बनाइए नहीं करेगा। 1,50,000 पे आ गया तो रक्त को पूरा पानी की तरह कर देगा, तो शरीर में रक्तस्राव होने की खतरा रहता है, कैसे पूरा पानी हो जाएगा। अगर 4 लाख से ज्यादा हो गया तो ब्लडवे को थक्का बना देगा, अब नस में ब्लड दौड़बे नहीं करेगा, वो थक्का बन जाएगा, तो कैसे दौड़ेगा। तो दोनों में खतरा है, दोनों को ध्यान से रखिएगा। प्लेटलेट में 20,000 से कम नहीं आना चाहिए। अगर हम पूछे तुमसे कि यह RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन, याद रखना। कितना दिन? 120 दिन। WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 20 दिन। और अगर बोले प्लेटलेट्स का जीवन काल तो 10 दिन। देखो, RBC 120 दिन, फिर WBC 20 दिन, और उसके आधा कर दो तो
आपका ये प्लेटलेट 10 दिन ये होता है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं, ए बाबू देखो अब होता क्या है कि तुम्हारा एक स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में तुम दो चीज पे ज्यादा ध्यान देना। पहिल का ध्यान देना कि ये हीमोग्लोबिन पे, पहला चीज ध्यान देना हीमोग्लोबिन पे, और दूसरा चीज ध्यान देना किस पे, प्लेटलेट्स पे। अगर तुम्हारे अंदर हीमोग्लोबिन कम है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन 14, महिलाओं में 13 होता है। अगर तुम्हारे अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो क्या होगा कि तुमको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, इसे बिछावना पर पढ़ रहेगा, पढ़ने का मन करेगा लेकिन तुम उठ के पढ़ने नहीं जाएगा, तो तुरंत जाके हीमोग्लोबिन चेक करवाओ अगर तुमको ऐसे होता है तो। अगर अगर तुम पढ़ने बैठता है आधा घंटा बाद तुमको पढ़ने का मन नहीं करता है, 4 बार देह उठता है, तो जाकर प्लेटलेट चेक करवाओ। जिसका प्लेटलेट ज्यादा रहेगा वो 6-7 घंटा लगातार बैठ के पढ़ लेगा। तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है कि तुमको कोई काम शुरुआत करने में यह मदद करता है, तुम उस काम को स्टार्ट कर देता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, उस काम को देरी तक करवाता है। मतलब जैसे तुम स्टूडेंट है तो तुमको पढ़ने बैठा देगा हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है तो तुमको पढ़ने बैठा देगा। लेकिन प्लेटलेट्स कम है तो ई ससुरा पढ़ने बैठा देगा, तुरंत आधा घंटा बाद उठा देगा, देह में दर्द करेगा, तुम सोएगा तो 4 बार तकिया मोड़ के ऊंच करके सोएगा। अगर ये जिसका ज्यादा है वो 6 घंटा 5 घंटा 6 घंटा लगातार पढ़ते रह जाएगा। हम लोग पटना में है, पटना में हमारा एक दोस्त है, उस सूरत 6-7 घंटा लगातार पढ़ते रह जाता है, उसका प्लेटलेट इतना हाई है कहने का कोई जवाब नहीं, वो पढ़ते रह जाता है, हीमोग्लोबिन भी ठीक ठाक है। और जिसका ये दोनों ठीक रहेगा, एकदम टाइट चलेगा, शरीर एकदम टाइट रहेगा। तो अगर स्टूडेंट लाइफ में है तुम, तो हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट 2 चीज जरूर ध्यान रखना। तो हीमोग्लोबिन चुकंदर खाने से होता है, कभी भी ऐसे अपने से मत बढ़ाना, एक बार मत आधा किलो चुकंदर खा लेना। और प्लेटलेट्स में ये होता है कि एलोवेरा खाओ, और एलोवेरा के साथ साथ आपका वो बकरी का दूध पियो, इसमें प्लेटलेट्स होता है। तो ये कर सकता है, मतलब उतना कोई ये नहीं है। अगर ये तुम दोनों चेक करवा लेना, पढ़ने में मन नहीं लगता होगा तो। अब इसके बाद हमने तो खून देख लिया, अब हम देखेंगे कि हार्ट, जो हार्ट होता है, उस हार्ट का जो दिल होता है, इसका क्या काम है। और उसके बाद हम देख लेंगे कि वो जो खून होता है किन नसों में दौड़ता है। तो हम पहले हार्ट देख लेते हैं कि हार्ट क्या होता है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम आपको अगले वीडियो में आपको हार्ट समझा देंगे और रक्त परिसंचरण तंत्र पर समझा देंगे, मतलब नसें समझा देंगे, इससे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।